क्या आपने सोचा है कि पश्चिम में रहने वाले हर तबके के इतने सारे मुसलमान हमेशा अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक तनाव क्यों बढ़ाते हैं? वे वहां के मूल निवासियों को उकसाते हैं और वे उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं और वे उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, अरे दोस्तों, हम तुम्हारे साथ हैं। जब अपने ही सांस्कृतिक इतिहास में उन्होंने न केवल आदिवासी लोगों की छोटी छोटी जनजातियों को बल्कि पूरी सभ्यताओं का नरसंहार किया है। फारसियों से पूछिए, मूल मिस्री उत्तर अफ्रीकी लोग कहाँ हैं? तुर्की पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था। उन्होंने सभी सभ्यताओं को निगल लिया है, लेकिन जब वे पश्चिम में आते हैं वे हमेशा स्थानीय लोगों को उकसाते हैं। वे हमेशा अश्वेतों को उकसाते हैं और वे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो एक सदी से भी ज्यादा समय से खत्म हो चुके हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, अंत में बताऊंगा, पर पहले देखिए। एक पूरी आबादी को हटाकर इसकी स्थापना हुई थी। इस विचार पर आधारित था कि हम इस बात पर समझौता कर सकते हैं कि क्या लोग अपनी त्वचा के रंग के कारण दूसरों द्वारा गुलाम बनाए जा सकते हैं या नहीं। स्थापित किया गया ये विचार कि सभी लोग समान हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ पुरुषों तक ही सीमित था। संख्या कुछ अद्भुत ज्ञान की बातें। वह मूल रूप से कह रहे हैं कि अमेरिका की स्थापना क्रूरता पर हुई थी, एक पूरी आबादी को हटाने पर हुई थी, इस विचार पर हुई थी कि हम इस बात पर समझौता कर सकते हैं कि लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है या नहीं। भाई, इस्लाम में आज भी गुलामी प्रचलित है, ठीक है? इस्लाम ने कभी गुलामी को गैर कानूनी नहीं ठहराया, लेकिन वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगा। अरब अफ्रीकी गुलाम व्यापार ट्रांस अटलांटिक गुलाम व्यापार से 10 गुना बड़ा था, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह एक मुसलमान है। उसका एजेंडा अलग है, उसे फर्क नहीं पड़ता। इसे देखो, इस आदमी और उसके साथी मिस्री को ऑस्ट्रेलिया में देखो, वे वही कर रहे हैं। उसे सुनो। तो ऑस्ट्रेलियाई हॉलोकॉस्ट 26 जनवरी 1788 को शुरू हुआ। उस समय ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 लाख आदिवासी लोग रहते थे। ये स्थिर समाज थे जो दसियों हजार वर्षों तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद विनाशकारी हत्याकांड, जनसंहार, जबरन बेदखली, जातीय सफाया हुआ, लाई गई बीमारियां, भूमि का विनाश, खाद्य प्रणालियों, परिवारों और संस्कृति का नाश। तो ये आदमी अपनी गहरी मिस्री लहजे के साथ असल में ऑस्ट्रेलिया में एक काउंसलर है। पश्चिम टूट चुका है क्योंकि हमारे पास गद्दारों को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है। आप जानते हैं, कुछ सामने आएगा। हमारी प्रक्रियाएं और लोकतांत्रिक संस्थान आगे बढ़ेंगे और हम चुनाव में इन बुरे लोगों को हटाने का तरीका ढूंढ लेंगे। अभी हमें इनके साथ रहना होगा। यही वो आदमी कर रहा है। अहमद अल सैयद या अहमद, नाम याद नहीं। लगता है उसने एक और वीडियो बनाया है। मैं उसकी टिप्पणी का जवाब नहीं दूंगा। वह अफ्रीकी गुलामी की दर्दनाक याद को भुनाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? इस अफ्रीकी की बात सुनो, वह जवाब देगा। क्या लोग अपनी त्वचा के रंग के आधार पर दूसरों द्वारा गुलाम बनाए जा सकते हैं या नहीं, इस पर आधारित। इस विचार में कहा गया कि सभी पुरुष समान रहे, पर इसका मतलब कुछ खास पुरुषों से था। और संख्या, आपके माता पिता प्रवासी थे, उन्होंने इस देश को चुना। अब इसके लिए आभारी होने के बजाय कि आप मिस्र में नहीं हैं, आप यहाँ देश की उत्पत्ति की निंदा कर रहे हैं ताकि मिशिगन में अपने इस्लामी दोस्तों के बीच कुछ अंक बटोर सके, जहां आप सीनेट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है आपने जीत लिया, बधाई हो। कृपया मिशिगन सुनिश्चित करें कि ये आदमी हमारी सेनेट न आए। हम सब पर ये एहसान कीजिए। आप पहले ही राशिदा तलेब के साथ गड़बड़ कर चुके हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि ये आदमी हमारी सेनेट के पास भी ना जाए। सोनी ने भी जुलाई में यही किया था। जैसे पूर्व मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। मैं जानता हूं कि पश्चिमी लोग नहीं जानते कि यह पूरी तरह विदेशी संस्कृति है जिसकी अपनी मान्यताएं हैं और जो आपकी भलाई का फायदा उठाने आ रही है। इसीलिए मेरे जीवन का उद्देश्य है पश्चिम को शिक्षित करना, इस बारे में जागरूकता बढ़ाना कि यह व्यक्तिगत मुसलमानों के बारे में नहीं है। वह तो इस खेल में एक छोटा सा मोहरा है जहां सभ्यताएं सर्वोच्चता के लिए टकराती है। यह हमेशा मानव इतिहास में होता आया है, तो अब क्यों नहीं होगा? पश्चिमी सभ्यता के लोग सोए हुए हैं क्योंकि वे अनजान हैं और उन्हें असली इस्लाम की जानकारी नहीं है। ये लोग कुछ ऐसे विचारों के बारे में बात कर सकते हैं
जो उदारवादियों वामपंथियों के साथ मेल खाते हैं, तो वे सोचते हैं ठीक है, हाँ वह अमेरिका में दास्ता के बारे में गलत नहीं है, तो हाँ उसने एक अच्छा तर्क दिया, मुझे वह पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गहराई में नहीं जाते, वे बस हमेशा उसी मुद्दे के लिए वोट करते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। इसी कारण युवा समाजवाद की ओर आकर्षित होते हैं। इस्लाम साम्यवाद और समाजवाद विरोधी है, फिर भी आपके पास मुमदानी है। हर हालात के लिए अलग तरीका होता है। वे जानते हैं कि न्यूयॉर्क के ज़्यादातर लोगों को कौन से विचार आकर्षित करेंगे और उसने उसी राह को अपना लिया। यही ये आदमी कर रहा है। इसलिए पूर्व मुस्लिम, अफ्रीकी अमेरिकी और बाकी गैर श्वेत लोग, उन्हें आगे आना होगा और अमेरिका के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी होगी। ये श्वेत जाति नहीं है जिसके प्रति हम अपनी वफादारी की कसम खा रहे हैं। ये अमेरिका है, ये पश्चिम है, पश्चिमी सभ्यता, क्योंकि दूसरी तरफ वाले न तो स्थिर समाज बना सकते हैं और न ही सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। उन्हें देखो, बस उन्हें देखो। हाँ, वो आपको बताएंगे कि ये बमों की वजह से है, ये उस वजह से है, ये इस वजह से है। नहीं, ये इसलिए है क्योंकि वे आधुनिक दुनिया में कदम नहीं रख सके, वे विश्वविद्यालय नहीं बना सके, वे रॉकेट या MRI मशीनें नहीं बना सके, वे इनमें से कुछ भी नहीं कर सके। वे हारने वाले हैं, तो उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, किसी तरह अंदर घुसना। इस देश को उपदेश देकर बताना कि क्या करे या ना करे, और यह जताना कि वो उनसे कहीं बेहतर है और चीजें सुधार सकता है, यही ये आदमी भी कर रहा है। उसके माता पिता प्रवासी थे, अपने देश में नहीं रह सके और यहां आ गए। क्या आप इस्लामी गुलाम व्यापार, जो ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार से ज्यादा समय तक चला, पर चर्चा करेंगे या नहीं? या हम सिर्फ वही चुनेंगे जिन पर गुस्सा करना है, क्योंकि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे? कैसे मुसलमानों ने उस क्षेत्र में ज्यादा सख्त गुलाम व्यापार किया था, लेकिन अब आप जानते हैं उन्होंने इस देश की स्थापना की थी। एकमात्र फर्क यह है कि पश्चिमी देशों ने इसके लिए युद्ध किया। एब लिंकन, मुझे पता है और भी कारण थे, लेकिन उन्होंने गुलामी खत्म करने के लिए युद्ध किया। मुसलमानों ने कभी गुलामी पर गृह युद्ध नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं किया। मुसलमानों से पश्चिमी देशों और ब्रिटिश लोगों ने गुलामी खत्म करने को कहा था, बस इतना ही। यह इतना ही आसान था। कुछ बुरे लोग, जैसे कि हिजाज उदाहरण के लिए, आज के सऊदी अरब ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। उन्होंने सुल्तान को मारने की कोशिश की क्योंकि वह उन्हें गुलामी खत्म करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसलिए मुस्लिम दुनिया के कुछ हिस्सों में इस सदी की शुरुआत तक गुलामी बनी रही। आपको लगता है कि यह दोबारा नहीं होगा? ISIS ने कुछ समय के लिए इसे फिर शुरू किया था जब उन्होंने सेक्स स्लेव्स का इस्तेमाल किया। अगर अमेरिका न रहे तो क्या ये फिर नहीं होगा? क्योंकि बिना अमेरिका के, चलिए मान लेते हैं इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मनी, वे अपनी सीमाओं से बाहर ताकत नहीं दिखा सकते। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा कर सकता है। इसी कारण मैं अमेरिका को से प्यार करता हूँ। अमेरिका को बने रहना होगा। पश्चिमी सभ्यता का भविष्य आपके हाथ में है। इन लोगों को अपनी भलाई का फायदा मत उठाने दो। कुछ लोग बराबर बनाए गए थे। हमने गुलामी खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी और जान दी। हाँ, तुमने क्या किया? तुम्हारे पूर्वजों ने अपने देश में क्या किया? ठीक है, जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो क्या हम इस बारे में बात करेंगे कि मिस्र, जो तुम्हारा अपना देश है, वहां महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? जहां तुम्हारे पूर्वज हैं दूसरे इस्लामी देशों में, क्या हम वहां महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है उस पर बात करेंगे? या फिर वो भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता? नहीं, वो ऐसा इसलिए बोलेगा क्योंकि ये पश्चिमी वामपंथियों को पसंद है। वे कहते हैं हाँ, मैं ये कहने वाला हूँ, उसका नाम जो भी है, अब्दुल रहमान, मैं कहूंगा वो महिलाओं के पक्ष में है। तुम मूर्ख हो, देखो तो सही वो अपने परिवार की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। बस अब शांत होने वाला हूँ। यहाँ पर जानते हो, हम बात करने वाले हैं कि 1776 में इस देश में महिलाओं के साथ वैसा व्यवहार नहीं होता था जैसा आज होता है। आज इस्लामी देशों में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है, इस पर भी चर्चा करें। क्या यह विषय भी वर्जित है या सिर्फ सतही बात करेंगे? सच में इनकी भी हद की डिटाई है। वे यहाँ आकर हमें उपदेश देना चाहते हैं और इसी बीच वो जहाँ से उनके पूर्वज आए थे, उन मूल देशों में जो कुछ हो रहा है उस पर आंखें मूंद लेते हैं और वहां क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। पूर्वजों को तो भूल ही जाओ। यहां तक कि आज भी ये देश 19वीं सदी के अमेरिका या पश्चिम से भी बदतर हालत में है। वे हमेशा सामाजिक तनाव क्यों बढ़ाते हैं? सबसे पहले वे यही करते हैं। इसके एक चरण में उन्हें प्राप्त करना होता है, उन्हें कुछ सामाजिक प्रभाव हासिल करना होता है, उन्हें कुछ राजनीतिक प्रभाव भी हासिल करना होता है। वे इसे कैसे करेंगे? खैर, उन्होंने वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों को देखा। दक्षिणपंथ के साथ हमारे कुछ साझा धार्मिक मूल्य हो सकते हैं, जैसे LGBTQ विरोध, लेकिन दक्षिणपंथी कहते हैं कि वे जानते हैं कि वे कौन हैं, क्योंकि
वे अपनी सभ्यता के मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे पास यह बिखरा हुआ विद्रोही समूह है। ये समूह अपनी इतिहास, संस्कृति और विरासत से नफरत करता है, तो इनका फायदा उठाओ। और मुस्लिम विद्वानों ने विस्तार से कहा है कि हमारे लिए अपने सिद्धांतों पर समझौता करना ठीक है। जैसे मुझे नारीवाद पसंद नहीं, वे LGBTQ से नफरत करते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पसंद नहीं है, वे आज के वामपंथी मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वे जानते हैं कि यही उनका रास्ता है। उनसे इन बातों पर चर्चा करो। याद रखो, मुस्लिम विद्वानों ने मुस्लिम राजनेताओं को इस्लाम के पक्ष में झूठ बोलने की अनुमति दी है। उन्होंने ऐसा किया है, तो हम झूठ बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं, अरे नारीवाद, LGBTQ, मामदानी ऐसा करते हैं। मैं जानते हो क्या, जब ये आदमी ऐसा करेगा तो ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। ये बिल्कुल मज़ेदार होना चाहिए, क्योंकि ये आदमी पूरा जिहादी है, पूरा इस्लामिस्ट है, इसे कुरान पूरी तरह से याद है। तो वे ऐसा उसी वजह से करते हैं क्योंकि एक तरफ वे राजनीतिक प्रभाव हासिल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह विभाजन के बीज बोता है, अराजकता और अव्यवस्था, क्योंकि संस्थानों का टूटना उनका लक्ष्य है जिससे उन्हें फायदा हो सकता है। एक बार जब हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, काले गोरे से लड़ रहे हैं, यहूदी उदारवादियों से लड़ रहे हैं, मूल निवासी भी अलग देश या कुछ और की मांग करने लगे हैं, तो जब अराजकता होती है, ये किसी के लिए आदर्श समय होता है जो क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, मानव इतिहास में हमेशा यही हुआ है। क्रांतियां असंतोष से जन्म लेती हैं, गुस्सा, निराशा, अराजकता। और सोचिए, क्या कम्युनिस्ट भी असल में उसी का इंतजार कर रहे हैं? वामपंथी, वे भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। वे एक कम्युनिस्ट क्रांति लाना चाहते हैं। उस समय मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, यह उनकी संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि उनका गठबंधन तभी तक मजबूत है जब तक हमारी संस्थाएं और हमारा समाज कायम है। जैसे ही यह बिखरना शुरू होता है, वे सक्रिय हो जाएंगे और वे एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे। और मुझे नहीं पता कि उसमें से कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि इस्लामवादी उन्हें काट डालेंगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन हम यह जानने के लिए इंतजार नहीं करने वाले। हाँ, तो यही वजह है कि वे ऐसा करते हैं। वे अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और साथ ही वे राजनीतिक प्रभाव हासिल कर रहे हैं। इसे याद रखें।